प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज से हम परीक्षा स्पेशल के आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग में आपके बीच लेकर आ रहा हूं और ये जो भाग आने वाले हैं वो आपकी परीक्षा में आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त करने के लिए पूरी मदद करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सिलेबस आ चुका है, लगभग 40% सिलेबस हमारा कम भी हो चुका है। हमारा मॉडल जो पेपर बोर्ड के द्वारा बोर्ड की साइट पे उपलब्ध भी करा दिया गया है। उस मॉडल पेपर को आधार रखकर हमने पूरे के पूरे जो आपके जो पेपर आने वाला है उसका विश्लेषण कर हम आपके लिए प्रत्येक प्रश्न पर लाइन टू लाइन हम यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल आप डेली मेरी इस क्लास को देखते रहें, जिससे कि आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर परीक्षा में लाभ होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन नंबर पता है आपको 1 से लेकर 28 तक के प्रश्न आने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में इस वर्ष आपके 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न, यानी 1 से लेकर 10 ऑब्जेक्टिव यानी अब-सदा वाले प्रश्न, जिसको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम किस तरीके से सरल करें कि हमारा वो प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि बड़े प्रश्नों पर तो हमें ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है, बट छोटे प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आने लग गए तो आपको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है छोटे प्रश्नों में, क्योंकि छोटे प्रश्न प्रत्येक लाइन टू लाइन छोटे प्रश्न बन जाते हैं। और इस वर्ष ही आपके लिए छोटे प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ वाले प्रश्न आपके सामने उसका उत्तर होगा। आपको उत्तर को पहचानना है कि हम इसके उत्तर तक हम किस प्रकार पहुँचे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। और ये भी कन्फर्म मान के चलना, जिस प्रकार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया है उसी बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हम प्रत्येक प्रश्न की बात करेंगे। प्रत्येक प्रश्न, चाहे वो पहला प्रश्न हो, दूसरा हो, 10वां हो, 20वां हो, 28वां हो, तो उन सभी प्रश्नों पर हम लाइन टू लाइन आपके लिए बिल्कुल बात करेंगे। आप बिल्कुल डेली जो भी हम हमारी क्लास में आपको बताएं उसको आप निश्चित तौर पर डेली आप उसको लिखें, डेली आप उसको आत्मसात करें। निश्चित तौर पर मैं आपको गारंटी से बताना चाहूँगा कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पहले ही प्रश्न, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने प्रश्न आने हैं 10, इन 10 प्रश्नों में आज हम केवल और केवल पहले ही प्रश्न पर मैं यहाँ पर बात करूँगा। 1 नंबर का प्रश्न होगा ये पहला वाला। इस 1 अंक के प्रश्न पर हम यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे। आपको पता है, आपको पूरा पता है कि प्रश्न नंबर 1 में 10 प्रश्न आने वाले हैं और जो पहला प्रश्न होगा, जो पहला ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, वो आपका वैदिक गणित से होगा। आपकी प्रश्नावली है वैदिक गणित। इस वैदिक गणित से आपको पहले प्रश्न का पहला प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा और ये पहला प्रश्न होगा जो वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठ होगा यानी आपको बिल्कुल इस प्रश्न में अब-सदा के रूप में आपको परीक्षा में मिलेंगे और आपको अब-सदा में आपको उत्तर पहचानने हैं। और ये भी गारंटी है जो प्रश्न आएगा वो मुश्किल से 2 लाइन से 1 लाइन या 2 लाइन में आप उसको रफ वर्ग में आप उसको सरल करोगे तो आपको बिल्कुल 1 मिनट में आप उसका आंसर ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको ये गारंटी नहीं है कि आपके वर्ग पूछ लिया तो कि हम तो वो आधार विधि से करें या निकलम की उपाधार विधि से करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वर्ग करना है तो संख्या को गुणा करना है 2 बार, आपको घन करना है संख्या को 3 बार गुणा करना है, आपको वर्ग मूल निकालना है तो अंडर रूट कैसे भी निकालो, आपको छूट है, क्योंकि वहाँ तो आपको टिक करना है कि पहले में ए सही है या पहले में बी सही है या सी सही है या डी सही है। ऐसा प्रकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में होने वाला है। 1 में 10 प्रश्न है, 10 का आज मैं पहला प्रश्न आपके लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आप पहले प्रश्न पर आप ध्यान दें। प्रश्न किस तरीके से बनते हैं, आपके बोर्ड ने ये पहला ही प्रश्न दिया था, पहले क्या कि 17 का वर्ग होगा। अब वर्ग ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे सूत्र हैं, जैसे वर्ग संक्रिया
के लिए निखिलम आधार का सूत्र और निखिलम उपाधार का सूत्र, ये वर्ग के लिए आपको सूत्र से नहीं करना है। यहाँ पर आपको तो उसने प्रश्न पूछा है कि बताइए 17 का वर्ग क्या होगा, तो आप 17 × 17, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो आप देखो 7 7 49, 4 7 एकम 7, 8 9 10 11, ये 17, ये आ गया 9 8 2 2 8 9 आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पर आंसर देख के बता दोगे कि सर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी आंसर होगा। आपको परीक्षा के अंदर लिखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले का पहला, उसके सामने आपको टिक लगा देना बी, बस ये पहले का बी। इसी तरह दूसरा चलेगा तो वहाँ पर भी जो आंसर आएगा। तो आपने यहाँ पर जो हमने पहले प्रश्न पर बात की कि जो 17 का जो वर्ग यानी 17 को 17 से गुणा करना है, 17 को 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 289। इस तरीके से आप यहाँ पर पहले प्रश्न पर बात की। इसी तरह 25 का वर्ग पूछा। अब 25 का वर्ग पूछा है यहाँ पर, तो आपको 25 × 25 करना है। ये ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, गुणा करने की भी आपको थोड़ा सा कौशल आपके पास अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 25 का क्या निकालना है वर्ग, 25 × 25 करना है। अब यहाँ पर 25 × 25 यानी 25 पंजे 125 के 5 हासिल के 12, 25 एकम 25 और 10 35 और कितना हो गया, देखो यहाँ पर देखो 25 पंजे 125 के 5 हासिल के कितने 12, फिर 25 दूना 50, 50 में कितना जोड़ा 12, कितना हो गया 2 6 62, ये आ गया। तो आपने कह दोगे कि 625 है। अब जैसे आपकी बड़ी संख्या आ जाए कि 95 का वर्ग ज्ञात करो, छोटे पे तो आपने गुणा कर दिया। आप ये ध्यान रखना, जब भी आप इस तरह के गुणा करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। देखो मैं एक गुणन आपको बताता हूँ आज, बहुत आसानी से आप इसको सरल कर लेगो। 5 को 5 से गुणा किया, कितना हो गया 25, 5 25, पूरा का पूरा उतार दो 25। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको 3 मान लो आप, कितना मान लो 3, तो 3 दूना 6, कितना हो गया 625। इसी तरह जैसे 35 का वर्ग पूछे तो क्या करेंगे 35 × 35, 5 25 को एजिटीज उतार लिया, 3 तो एजिटीज है ही, इसको एक ज़्यादा मान लो, कितना हो गया ये 4 हो गया, तो 4 3 12 हो गया आपके पास। आपसे पूछे 45 का वर्ग ज्ञात करो, 45 × 45, 5 25 को एजिटीज उतार दो, 4 1 5, 5 4 20, ये आ गया 2025। इस तरीके से वो वर्ग पूछे, वो किसी भी तरीके से वो पूछे, चाहे 25 का पूछे, 35 का पूछे, 45 का पूछे, 55 का पूछे, तो आपको ये आपको गुणा की संक्रिया आपको अपना लेनी है। तो आप निश्चित तौर पर आपको पता लग गया 25 का वर्ग क्या होगा, तो आप कह दोगे कि सर 25 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा 625 होगा, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप डी, इसका आंसर कितना हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह अब 15 का पूछा उसने घनफल ज्ञात करो। अब घनफल का अर्थ, अगर आप घनफल सूत्र के आधार पे करोगे, वैदिक गणित में जो सूत्र आपको दिए हुए हैं उस सूत्र के आधार पे अगर इसको हल करोगे तो फिर मामला, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है और 1 नंबर के प्रश्न में हम इतना समय नहीं दे सकते, हमें तो शॉर्ट में आंसर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सवाल को जमा के करने के अंक नहीं है, वहाँ पर तो आपको सीधा आंसर रखना है कि ए आंसर है कि बी आंसर है या सी या डी है। जैसे आपके पूछा उसने 15 का घनफल ज्ञात करो। अब ये 15 का घनफल का मतलब होता है 15 × 15 × 15। अब आपको पता है 15 × 15, मैंने अभी गुणा करना सिखाया आपको, कितना 5 को 5 से गुणा किया 25, 1 और 1 2, 2 1 2, 225 इंटू फिर कितना हो गया 15। अब वो नियम नहीं लगेगा, वो नियम केवल सेम संख्या पे लगता है जिसमें इकाई का अंक क्या हो 5 हो। जैसे 25 × 25, 35 × 35, 45 × 45। अब देखो 15 5 75 के 5 हासिल के 7, 15 दूना 30 और 7 37 के 7 हासिल का 3, 15 दूना 30, 30 से 31 32 33, ये हो गया 3375। अब आपके पास जो आंसर यहाँ पर आने वाला है, आप पहचान गए कि सर कौन सा आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपने कह दिया सर ये डी वाला आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर आप आगे लिखोगे कि इसका आंसर कितना हो गया, डी हो गया। तो बहुत इजी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये तो
सिस्टम इसी साल किया है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे जाते थे कक्षा 10 के अंदर। अब आता है अगला प्रश्न, 32 का घनफल ज्ञात करो। आपको 32 का घनफल ज्ञात करना है तो 32 इंटू यहाँ पर लिखोगे 32 इंटू 32 इंटू 32, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा गुणा करना है आपको, 32 को 32 से गुणा करोगे तो देखो 32 गुणा कर लो, छोटे छोटे गुणा कर लो, 2 दूने 4, 3 दूने 6 इंटू 3 दूने 6 और 3 3 9, 4 6 दूने 12 का 2 हासिल का 1, ये आगे 1024 इंटू फिर 32 करना है तो ये 8 4 0 2 इंटू 4 3 12 का 2 हासिल का 1, 3 दूने 6 और 1 7, 3 को 0 से गुणा किया 0 और 3 एकम 3, देखो कितना हुआ 8, 4 और 2 6, ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 3। अब आप इसमें पहचानो ये आंसर कहाँ पर है, तो आप बता दोगे कि सर ये जो बी वाला है, ये बी वाला इसका आंसर होगा, इसके सामने आपको बी लिख देना है कि ये बी आंसर है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों की पहचान आपको आनी चाहिए। इस जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न आप इसको 10वीं का मान के नहीं चले, आप इसको आप कक्षा 6 का मान के चले, क्योंकि आपको केवल गणना करना आना चाहिए। अगर गणना करना आ गया तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये कन्फर्म मान के चलना। तो ये आपके घनफल आ गया, क्योंकि बोर्ड ने दिया वर्ग का, वर्ग भी आ सकता है, घन भी आ सकता है, घनफल भी आ सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न इसमें यहाँ पर बनते हैं उसकी हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है भाजक के इकाई का अंक अथवा इकाई युक्त, किसका, भाजक का कौन सा अंक, इकाई का, ठीक है। और इकाई युक्त कई अंक जो घातांक के स्थान पर काम में आते हैं, घातांक के स्थान पर काम में आते हैं। तो बताइए कि उसके लिए हम कौन से आंसर को ढूंढेंगे, यहाँ पर कौन सा आंसर इसका होगा। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा कह दोगे कि सर आपने कहा कि भाजक के इकाई के अंक और इकाई युक्त कई अंकों के जो घातांक के स्थान पर लिखे जाते हैं, ऐसे प्रश्न में हम इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या होगा, बताओ क्या होगा, वो होगा बी। और उस बी को क्या बोलेंगे, ध्वजांक। जो आपने ध्वजांक विधि जो हमने आपको समझा रखी है, वहाँ पर हमने ये भाजक का इकाई का अंक और इकाई युक्त कई अंक जो घातांक के स्थान पर काम में आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ध्वजांक बोलते हैं। तो ऐसे अंकों को क्या बोलते हैं, ध्वजांक। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी में इसको मुख्यांक कर जाएंगे। आपकी पुस्तक में इसकी परिभाषा दे रखी है ध्वजांक और मुख्यांक की। आपको ध्वजांक की परिभाषा आनी चाहिए, आपको मुख्यांक की परिभाषा आनी चाहिए। इस परिभाषा को मैंने यहाँ पर लिखा, परिभाषा से मैंने इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप ये सीख गए कि इसका क्या हो गया, ध्वजांक हो गया इसका आंसर। इसी तरह अगला जो छठा प्रश्न आता है कि भाजक का शेषफल जो आधार स्थान पर लिखा जाता है। अब देखो हमने वो विधि से हल किया था, उस विधि में हमने भाजक के शेषफल को जो आधार अंक पर लिखा जाता है, आधार स्थान पर जो लिखा जाता है और वास्तविक भाग संक्रिया संपन्न कराता है, उसे क्या कहते हैं। तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि जब सर आप, ये तो हो गया ध्वजांक की परिभाषा, और ये परिभाषा किसकी है, मुख्यांक की है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर ए वाला होगा। ये इसका ए वाला आंसर हो गया, और ये 5वें का क्या था, बी वाला आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर, अगर आपको ये दोनों परिभाषा याद है, परिभाषा किस किस की, एक तो ध्वजांक की परिभाषा, और एक किसकी परिभाषा, मुख्यांक की। ध्वजांक और मुख्यांक की अगर आपको परिभाषा याद है तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल सटीक जाएगा, और देखते ही आप उसका आंसर भर दोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक नंबर का मतलब आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, और मेहनत के लिए ये दोनों, मैंने इनकी दोनों परिभाषाओं से ही मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना दिया। अब वो पर ये भी हो सकता है ध्वजांक को परिभाषित करने वाले ध्वजांक की परिभाषा निम्न में से है। अब अ ब स द चारों परिभाषा भी आ सकती है। वो ऐसे कहेगा मुख्यांक की निम्न में से परिभाषा है, तो आपको परिभाषा के रूप में भी आ सकता है। यानी कि वो किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, आपको तो आना चाहिए, हमको तो सीधा सीधा ध्वजांक और मुख्यांक की क्या चाहिए, आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। अब देखिए अगला आता है वर्ग संक्रिया। हमें पता है वर्ग संक्रिया, ये तो हमने क्या है कि छोटी कक्षा वाला वर्ग कर लिया है यहाँ पर। तो
17 इंटू 17, 25 इंटू 25। और जब हमारे सवाल यहाँ पर निकाला जाता है, पूछा जाता है, तो वो कहता है कि 17 का वर्ग कीजिए। अब 17 का वर्ग कीजिए तो वर्ग करने के भी हमारे पास दो सूत्र हैं यहाँ पर वैदिक विधि से। और दोनों सूत्र कौन कौन से हैं? पहला सूत्र है आपका निखिलम आधार सूत्र, ठीक है, यानी आधार वाला सूत्र बोलते हैं इसको। अब इस आधार वाला यानी वर्ग के लिए निखिलम आधार सूत्र होगा। अब आप बताओगे भाई साहब के वर्ग के लिए निखिलम आधार सूत्र क्या होगा? तो आपको अगर याद है, आपको अगर इसका सूत्र याद है तो आप बता दोगे। जैसे पहला दे रखा संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर, दूसरे में विचलन प्लस संख्या और संख्या का स्क्वायर, तीसरा है संख्या विचलन का स्क्वायर और विचलन ऑब्लिक संख्या प्लस विचलन। अब जिस बच्चे को इसका सूत्र याद है, सूत्र याद हमको करना ही करना है, क्योंकि ये प्रश्नावली आपकी सीधी सीधी कितने अंक की हो गई? 5 अंक की हो गई। तो ये यहाँ पर 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आने हैं, एक ऑब्जेक्टिव और 2 आपके क्या होंगे आगे आने वाले 1-1 नंबर के। तो यहाँ पर जो बनता है, जो सूत्र है इसका, आप सीधा सीधा कह दोगे कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला आंसर होगा, क्योंकि हमको पता है कि संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ये कौन सा है सूत्र? निखिलम आधार विधि वाला है। ये जो निखिलम आधार विधि वाला जो सूत्र बनता है वो सूत्र क्या बनेगा? संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। ओके, इसी तरह ये तो आधार विधि थी। और निखिलम की जो उपाधार विधि है, वो उपाधार विधि में थोड़ा सा ही करेक्शन है। जो उपाधार विधि का जो सूत्र हमको चाहिए वो सूत्र आप देखेंगे यहाँ पर, देखें संख्या और लिखी होगी आगे, संख्या बराबर, ठीक। तो यहाँ पर विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन प्लस संख्या और उपाधार अंक का स्क्वायर। इसी तरह दूसरा उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन कोष्टक विचलन का स्क्वायर, संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। इनमें से कोई नहीं। कई बार ऐसा भी होता है वो तीनों ही ऊपर की बातें गलत दे देगा और नीचे लिख देगा कोई नहीं, ठीक। हो सकता है किसी परिभाषा में 3 परिभाषा आपको दे दी, हो सकता है वो तीनों ही सही हो अमुक प्रश्न के लिए, तो सभी यानी सभी आंसर सही है, तो इस तरह का आएगा। तो अब इसमें आपको उपाधार वाली जो विधि वाला जो सूत्र है निखिलम वाला, उसमें आपको यहाँ पर ढूंढना है। अब आप बता दोगे सर इसका जो सूत्र होगा वो क्या होगा? आप कहोगे सर ये वाला सूत्र होगा, उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर, ठीक है। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये छोटे प्रश्न आपको आपकी परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि उस एग्जामिनर ने आपके लिए किस प्रकार के छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पर दे दिए। क्यों? क्योंकि हमने सवाल किया, सीधे सूत्र याद किया और सीधा सवाल में रखा और आंसर लिया है। लेकिन आप कहोगे सर कि यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया, यहाँ पर तो उसने परिभाषाएं पूछ ली। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, परिभाषाओं को बिल्कुल इजी वे में छोड़ देते हैं। आपको परिभाषाओं को इजी वे में नहीं छोड़ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर 8 प्रश्नों पर बात की। अभी और प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न पर बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपका बनता है यहाँ पर घनफल से संबंधित। अभी हमने वर्ग वाली बात की है, अब यहाँ पर घनफल वाली बात करते हैं। यहाँ पर दे रखा है घनफल। घनफल के लिए निखिलम आधार सूत्र चाहिए। घनफल के लिए क्या चाहिए? निखिलम आधार सूत्र। अब आपके पास यहाँ पर 4 बातें दे रखी हैं, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। इसमें से आपको आंसर छांटना है कि इसका जो अपना जो प्रश्न नंबर 9 है इसका आंसर क्या होगा। तो घनफल के लिए निखिलम आधार सूत्र आपको पहचानना है। तो घनफल बराबर संख्या प्लस 3 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर प्लस विचलन की घात 2, पहला दे रखा है। दूसरा घनफल बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन की घात 2, ठीक। इसी तरह तीसरा देखो, घनफल बराबर संख्या प्लस 2 इंटू विचलन ऑब्लिक 3 इंटू विचलन का स्क्वायर और विचलन की घात 3। अब देखें यहाँ पर ये उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको एक ही चाहिए। यहाँ पर सूत्र है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर पहचान जाओगे कि सर ये जो तीसरा वाला है जो सूत्र है, ये सूत्र किसका है? घनफल के लिए कौन सी विधि पर आधारित है? ये आधार विधि पर। आप कहोगे निखिलम आधार विधि से जो हमारे पास सूत्र है क्या निकालने का? घनफल निकालने का।
सीधा सीधा आप घनफल के रूप में यहाँ पर रखें तो आप निश्चित तौर पर यहाँ 1 नंबर तो मिलेंगे और वहाँ जब आपके 2 नंबर का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आपको सरल करना है। तो आप यहाँ पर इसको आप अच्छी तरीके से समझें कि इसका जो सूत्र है आपको याद करना ही पड़ेगा। इसकी कोई विधि नहीं है शॉर्टकट की, आपको याद करना पड़ेगा कि घनफल बराबर क्या होता है, संख्या प्लस 2, ठीक है, संख्या प्लस 2 गुणा आप कहोगे विचलन ओब्लिक यहाँ पर आ गया विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन की घात 2, 3 इंटू विचलन की घात 2 ओब्लिक विचलन की घात 3। ये सीधा सीधा आपका कौन सा फॉर्मूला है, निखिलम आधार सूत्र वाला है। इसको आपको अच्छी तरीके से याद ही कर लेना है क्योंकि सूत्र तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, घनफल के लिए निखिलम उपाधार विधि का सूत्र कौन सा चाहिए, उपाधार विधि का सूत्र चाहिए। अब उपाधार विधि का सूत्र आपको पता है क्या बनता है, देखो चारों में से ढूंढे, ये सूत्र वही है, बस थोड़ा सा ये कि आपको क्या लगा देना है यहाँ पर, उपाधार कहाँ लगा देना है, एक तो आगे लगा देना है और एक पीछे भी लगेगा थोड़ा बीच में। देखो यहाँ इसका आंसर क्या है, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 इंटू विचलन की घात 2 ओब्लिक विचलन की घात 3। एक तो यहाँ पर इसके आगे क्या लग जाएगा आपके पास, उपाधार अंक, और एक आगे क्या लग जाएगा, उपाधार अंक। अब देखो यहाँ पर उपाधार अंक ये रहा, ये आगे उपाधार अंक की घात 2, ठीक। इसके बाद में संख्या यहाँ पर थी, यहाँ पर भी संख्या है, प्लस 2 इंटू विचलन कोष्टक बंद ओब्लिक। अभी 3 के आगे क्या लग गया, उपाधार लग गया, और बाकी का एज इट इज जिसके जैसा के जैसा ही आ गया। तो इसका जो आंसर होगा 10वें का, यानी घनफल के लिए निखिलम उपाधार विधि का जो आपके पास सूत्र बनेगा वो सूत्र बनेगा घनफल बराबर उपाधार अंक का स्क्वायर कोष्टक चालू संख्या प्लस 2 इंटू विचलन कोष्टक बंद ओब्लिक उपाधार अंक इंटू 3 इंटू विचलन की घात 2 और ये विचलन की घात 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको छोटे छोटे प्रश्नों पर यहाँ पर बात की है, और भी आप इसके छोटे प्रश्न बना सकते हैं। आप ये नहीं कि बोर्ड ने केवल वो दे दिया कि वर्ग याद करो तो हम केवल वर्ग वाले ही सवाल करें 1 नंबर के लिए, नो, वर्ग भी पूछ सकता है, वर्गमूल भी पूछ सकता है, घन भी पूछ सकता है, घनफल भी पूछ सकता है, क्योंकि जब वर्ग निकाल रहे हैं 15 इंटू 15 225, तो 225 का वर्गमूल भी पूछ सकता है वो। जब हम 2 का घनफल निकाल रहे हैं 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो 8 का घनमूल भी पूछ सकता है, ठीक। वो आपके सूत्र भी पूछ सकता है, सूत्रों के साथ साथ बहुत सारे छोटी बातें वो यहाँ पर पूछ सकता है। 2 जांग मुख्यांक की परिभाषा पूछ सकता है, परिभाषा देकर वो पूछेगा ये 2 जांग है मुख्यांक है। तो इस तरीके से आपको इस पहले प्रश्न को यहाँ पर तैयार करना है। निश्चित तौर पर जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं पहले प्रश्न के लिए, यानी पहले प्रश्न के लिए जो मैंने आइडियाज़ आपको दिए हैं, वो आइडियाज़ को अगर आपने लाइन टू लाइन बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपके पूरे के पूरे अंक आने से कोई भी नहीं रोकेगा। ये 1 नंबर आपकी जेब में आज पूरा का पूरा आ चुका है। और ज़्यादा बड़ी क्या है, ये 2 सूत्र तो घनफल के, 2 सूत्र आपको वर्ग के, और क्या आपको मुख्यांक और ध्रुजांक की परिभाषा, और वर्ग निकालना है, घर निकालना है तो छोटी कक्षा में आता ही है। इसके अलावा और तो कोई प्रश्न बनते ही नहीं है यहाँ पर। और आप कहेंगे सर प्रश्न कैसे नहीं बनते, अरे पहले प्रश्न के लिए तो यही बनेंगे, फिर आपके लिए दूसरे प्रश्न के लिए आएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पेन चला के हल करना पड़ेगा, यहाँ तो बस अदब पहचानना है, तो वो आगे बात करेंगे। वो दूसरे और तीसरा प्रश्न पर भी हम 1-1 नंबर पे बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा प्रश्न नंबर 1 और 1 का भी कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने आपके बीच में आज रखा है। मैं निश्चित तौर पर मैं उम्मीद के साथ आपको विश्वास के साथ बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस तरीके से मैंने जैसे 10 प्रश्न बनाए हैं, इसी तरह आप मेरे 10 प्रश्नों को भी शामिल करें और आप स्वयं 10 प्रश्न और बनाएं। 20 प्रश्न से ज़्यादा 1-1 नंबर के इस पार्ट के अंदर से प्रश्न बनते ही नहीं हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उन्हीं में से आपको प्रश्न बोर्ड परीक्षा में मिलेगा और देखते ही आप खुश हो जाओगे कि आनंद आ गया, गुरुजी ने बताया वो एज इट इज मिल गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी क्लास छोटी ज़रूर है परंतु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते रहें, निश्चित तौर पर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहें, इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। आप सभी विद्यार्थियों तक, जो भी आपकी क्लास के विद्यार्थी हैं, वहाँ तक ये लिंक जरूर पहुँचाएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जोड़ें, जिससे कि उनको
पूरे के पूरे प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक के प्रत्येक प्रश्न पे विश्लेषणात्मक व्याख्या इस चैनल पर डेली आपके बीच में होगी और डेली 8 बजे आपके लिए मैं बिल्कुल प्राइम वीडियो के रूप में आपको मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।